बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वेरी सॉरी, क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। द रीजन बीइंग कि आई वाज नॉट वेल यस्टरडे एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अनदर क्लास। तो मुझे 5-7 मिनट का एक ब्रेक चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ही टीम को बोलकर क्लास को 10 मिनट आगे करवाया था। सो सॉरी फॉर दैट गाइज, टू मेक यू गाइज वेट, बट नॉनदलेस पढ़ाई हम लोगों ने करनी है। टॉपिक हम लोगों ने आज कंप्लीट करना है हमारे कंजंक्शंस का। एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ताकि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। और हाँ भाई, आज की क्लास में हम लोग रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे और क्लास 10th का रिजल्ट आ गया। पता चले आज तुम्हारे 12th वालों की फील्डिंग वो जो है बिल्कुल सेट हो जाए, तो इसीलिए मैम तो आप पहले बता दिया करो प्लीज। तो मेरे जब मैं टीम को बताऊंगी, टीम तभी तो चेंज करेगी। व्हाई डू यू क्रिप सो मच। ये देखो, वेस्ट नहीं हुए बेटा, 15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ही लेकर जाऊंगी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो। अगर मुझे 15 मिनट क्लास ऊपर भी लेके जानी पड़ेगी तो बेटा मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ाकर जाऊंगी। बिल्कुल ही ऐसे वॉइस बोल दिया बेटा मैंने टीम को, वॉइस के लिए बोल दिया है। टीम जो है वॉइस को ठीक कर देगी अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं, मैं वॉइस ठीक नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, अब ठीक आ रही है वॉइस। 14 पर लिख कर आया कि 15 पर होगी बेटा। मैंने टीम को 3 बजे ही बोल दिया था, बट एकदम से तो जैसे टेक्निकल चीजें हैं, तो टेक्निकल चीजों को सेट होने में भी तो टाइम लगता है ना। अब 2-4 मिनट लग गए तो लग गए। चलिए करें बेटा फलकनाज, कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। करें स्टार्ट, चलो। तो भाई मैंने तुम्हारी लास्ट क्लास में तुम्हें प्रेपोजिशंस का टॉपिक जो था वो कंप्लीट करवा दिया था, और मैंने बोला था कि भाई आज वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आपके कंजंक्शंस का टॉपिक करवाने वाली हूं। अब मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, जब बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम अभी जो हमारा आप लोग वाईटी पर क्लासेस ले रहे हो, जब वाईटी पर क्लासेस चल रही हैं, क्या अपार्ट फ्रॉम द बैच हमें वाईटी वाली क्लासेस भी देखनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूं, एक बार 2 मिनट तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो वाईटी पर जो आप लोगों की क्लासेस हमारे साथ चल रही है ना, वो वाईटी की क्लासेस में मैं आपको भर भर के क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग बैच में भी एनरोल्ड हैं। यहाँ पर आप अपने बैच में अपने जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद जब आप लोग पढ़ने जाएंगे, जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तो वाईटी वाला जो बेटा आप लोगों का सफल बैच है, सफल बैच से आप लोग अपने जो क्वेश्चंस है 4.0 उसमें से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो प्रवेश की क्लास है बेटा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए हो सकती है, और जो वाईटी क्लासेस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो सकती हैं। अब एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि मैम जो वोकैबुलरी आप वहां पर करा रहे हो, क्या वो बैच में कराओगे। तो बेटा जो वोकैबुलरी मैं आप लोगों को बैच में कराऊंगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वोकैबुलरी दैट आई हैव डन ऑन यूट्यूब। ठीक है, दोनों चीजें अलग हैं। तो आप लोगों के लिए वो डबल बेनिफिट वाली चीज है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट वोकैबुलरी देखने को मिलेगी और वहां पर आपको डिफरेंट वोकैब देखने को मिलेगी। तो आपके लिए दोनों वोकैब्स के लेक्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बेटा वो बैच हो या अच्छा, नो वरीज बेटा फलक, नो वरीज बच्चे, भले वो बैच हो या आपका वाईटी, दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों कंजंक्शंस। अब इससे पहले कि मैं कंजंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट कराऊं आप लोगों को, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं कि आप बच्चों को कंजंक्शंस के बारे में क्या पता है। मैं भी एक बार उतने में तुम्हारा जो बच्चे वॉल्यूम के लिए कह रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बाय द टाइम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि आप लोगों के हिसाब से कंजंक्शंस क्या होती हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप बच्चों को सही तो आ रही है के बारे में क्या पता है। मैं भी एक बार उतने में तुम्हारा जो बच्चे वॉल्यूम के लिए कह रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, वॉल्यूम तो इंजेक्शन नहीं, कंजंक्शन इंजेक्शन नहीं होता बेटा। यस एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कंजंक्शंस की, तो जो कंजंक्शंस होते हैं बच्चों, वो जनरली आपके जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके सेंटेंस में लगने वाले कुछ जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। अब ये जॉइनिंग वर्ड्स का क्या यूज होता है, इन्हें कैसे पढ़ना होता है, इन्हें कैसे समझना होता है, वो समझते हैं। अब देखो भाई, कंजंक्शन, अब यहाँ
पर एक वर्ड यूज हो रहा है, ये जंक्शन है ना। ये जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। जंक्शन एग्जैक्टली व्हाट इज द जंक्शन? जंक्शन वो पॉइंट होता है बेटा जहां पर दो चीजें मिलती हैं। तो अगर हम बात करें कंजंक्शंस की तो ये वो ज्वाइनिंग वर्ड्स है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये आता है कि भाई तुम अगर ज्वाइनिंग वर्ड्स हो तो व्हाट डू यू ज्वाइन? तुम ज्वाइन किस चीज को करते हो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू ज्वाइनिंग बाय यूजिंग कंजंक्शंस? तो जब हम बात करते हैं बच्चों मिडिल मैन, यस, वाह वाह, व्हाट अ वर्ड। तो यहाँ पर कंजंक्शंस जो होती हैं बेटा, या तो वो वर्ड्स को जोड़ती हैं, ठीक है, या वो क्लॉजेस को जोड़ती हैं। अभी क्लॉजेस क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ, या फिर वो हमारे सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं आप लोगों से कंजंक्शंस की, तो कंजंक्शन का काम जो है बेटा, तीन चीजें कर सकती हैं। आपके वर्ड्स को जोड़ना, जैसे मैं बोलती हूँ एप्पल एंड ऑरेंजेस, या फिर हम क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, वो मैं बताती हूँ अभी क्लॉजेस क्या होते हैं, और सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहां पर ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड तो आपको क्लियर है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, यू नो इट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंटेंस, ये भी आपको पता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लॉज, लेकिन क्लॉज का क्या अर्थ होता है वो आप लोगों को यहां नहीं पता। अरे नहीं आया भाई अभी किसी का रिजल्ट, तुम रिजल्ट की बातें छोड़ दो, अभी जो पढ़ रहे हो बस उस पर ध्यान दो। जब मैं आप लोगों से बच्चों बात करती हूं क्लॉजेस की, तो क्लॉजेस बेसिकली एक आप कह सकते हो इट इज अ स्टेम टॉपिक। ये एक स्टेम टॉपिक है ऑफ कंजंक्शंस, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो कंजंक्शंस की ही एक ब्रांच का निकलता हुआ एक टॉपिक है। नॉट स्टेम, स्टेम में तो जाती है, स्टेम नहीं, ब्रांच टॉपिक करेंगे भाई। ये बेटा एक ब्रांच टॉपिक है, बेसिकली नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बट कहीं ना कहीं आपको जब आप कंजंक्शन समझते हो वहां पर अब आपको क्लॉजेस भी समझने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लॉजेस होते क्या है। सिंपल भाषा में बेटा अगर आपको बताया जाए तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर आपके पास एक वर्ब है तो यही क्लॉज है, ठीक है। बेसिकली एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बेटा, ठीक है। वाई स्मॉल टॉप मैम, वाई स्मॉल क्लासेस के टॉपिक है विद एडवांस, मतलब समझी नहीं मैं। नहीं रिजल्ट अभी 10th का आया, तुम्हारा नहीं आया, चिंता मत करो, है ना। अगर हम बात करते हैं सिर्फ सब्जेक्ट की और वर्ब की, तो ये दोनों मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, ये क्लॉज बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को लिख कर देती हूं शी वॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको लिख कर देती हूं शी वॉक्स, ठीक है। अब देखो शी यहां पर क्या है, मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वॉक क्या है मेरे सेंटेंस में वर्ब है, जो भी मेरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, राइट। तो यहां पर ये शी वॉक्स क्या हो गया बेटा, ये क्लॉज हो गया। सो बेसिकली आपके सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसे आप लोग क्लॉज कहते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वहां पर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है और एक वर्ब देखने को मिलता है। अब इसका जो मीनिंग है बच्चों, ठीक है, इसका जो यस क्लॉजेस डू नॉट इंक्लूड ऑब्जेक्ट। यहां पर याद रखना ये जो आपका क्लॉज होता है बच्चों, अगर इसकी मैं मेनली आप लोगों से बात करूं तो इट कैन हैव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। इसका आपके पास कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है जिसके अंदर आपको और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है बेटा कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाला भी हो, ठीक है। आपके पास दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, वो क्लॉजेस जो कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा था शी वॉक्स, मतलब वो वॉक करती है, सिंपल बात है, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा यहां पर होते हैं इनकम्प्लीट मीनिंग वाले क्लॉजेस, जो पूरा मीनिंग नहीं देते, एक अधूरा मीनिंग देते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात हमारी जो अगली है वो ये है कि कौन से क्लॉजेस पूरा मीनिंग देते हैं और कौन से अधूरा मीनिंग देते हैं, और वो कंजंक्शंस में कैसे जुड़ते हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखो भाई, मैं अगर आपके पास कहूं वो क्लॉजेस जो आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं उन क्लॉजेस के बारे में जो आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख के देती हूं ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर लिख कर दिया आपको ही इज अ स्मार्ट बॉय, इसका मुझे पता है कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है, मुझे पता है इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है।
और अभी ये जो है मेरा क्लॉज, ये कंप्लीट मीनिंग मुझे दे रहा है, बट देन आई हैव इनकम्प्लीट मीनिंग वाले क्लॉज। ठीक है, यहां पर मेरे पास है इनकम्प्लीट मीनिंग वाले क्लॉज, जैसे कि अगर मैं बोलूं एज ही वॉज अनवेल। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया एज ही वॉज अनवेल। अब क्या इस बात का, देखो मेरे पास सब्जेक्ट भी है और मेरे पास वर्ब भी है, क्या बेटा इसका एक कंप्लीट मीनिंग मुझे देखने को मिल रहा है? नहीं। एम आई एबल टू सी अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस या व्हाटएवर क्लॉज इट इज? नो, मुझे इसका कंप्लीट मीनिंग जो है बेटा वो देखने को नहीं मिल रहा। मुझे पता लग रहा है कि यहां पर जो मीनिंग दिया गया है वो एक अधूरा सा मीनिंग है, वो एक इनकम्प्लीट सा मीनिंग है। ठीक है, एज ही वॉज अनवेल, भाई क्या एज ही वॉज अनवेल मतलब क्या? मतलब कुछ तो पहले होगा, कुछ तो बाद में होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ तो ये चीज जुड़ा होगा ना, बट ये ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। तो बेटा वो वाले क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग के साथ होते हैं, जिनको किसी और की जरूरत नहीं होती, ऐसे क्लॉजेस को बेटा हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्लॉज जिनको किसी भी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही काफी होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड मैं आपको बार बार अभी रिपीट करती हुई देखते हुए मिलूंगी। While on the other hand बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाले क्लॉज, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर अपने मीनिंग के लिए, या बेटा इन्हें बुलाया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, या फिर इन्हें बुलाया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक बार यहां तक दो टाइप के क्लॉजेस कौन से होते हैं मुझे एक बार ही बता दो कि तुम्हें क्लियर है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। बताओ बताओ, एक बार यहां तक बता दो कि क्या बेसिक बात तुम लोगों को क्लियर है, ताकि मैं आगे की बात करा सकूं। आगे की बात, हाँ चैट्स में डिसेबल ही कर रही हूं बस। तो बेटा ऑब्जेक्ट तो हर एक में हो सकता है, आपके सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है वो क्लॉज कहलाता है, सब्जेक्ट का वर्ब आता है वो क्लॉज होता है, बस इतना लर्न करना है। क्लॉज, अब ये वाला तो कंप्लीट सेंटेंस भी कहला सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी होता है, लेकिन इनकम्प्लीट जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, ओके। अब ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई क्योंकि ये हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं वो सेंटेंस को भी नहीं बेटा, वो पूरा सेंटेंस ही क्लॉज है, उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, उससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि वो एक क्लॉज है। अनदर थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज सेंटेंस के बराबर भी होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है बेटा वो सेंटेंस के बराबर भी होते हैं, वो सेंटेंस ही होते हैं एक तरीके से पूरे के पूरे। ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है भाई, उसे किसी चीज की और जरूरत ही नहीं है, तो वो सेंटेंस भी तो हो गया ना। चलो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कंजंक्शंस की, अब थोड़ा सा कंजंक्शंस पे आते हैं कि भाई कंजंक्शंस में क्लॉजेस का क्या काम है। तो हमारे पास ना तीन टाइप की कंजंक्शंस होती हैं। एक जिन्हें हम लोग कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक हमारे पास होती है बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नाम से शायद आप लोग समझ पाओ। ठीक है, एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और एक होती है बच्चों हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, एक हमारे पास होती है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इन तीनों कंजंक्शंस के अंदर फर्क क्या होता है वो समझ लो। अरे लो भाई, कोऑर्डिनेटिंग, रो लो तुम, अरे भाई डैश लगाना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं भाई? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो वाली कंजंक्शंस होती हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, ये किसको जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो बेसिकली क्या करती है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं ही इज माई फ्रेंड
and she is your friend. He is my friend and she is your friend. भाई ये मेरा दोस्त है, इसका मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट मीनिंग दिख रहा है. She is your friend, इसका भी मुझे पता है कि मुझे भी इसका क्या दिख रहा है भाई, मुझे भी इसका कंप्लीट मीनिंग दिख रहा है. तो जब आप अपने सेंटेंसेस को बनाते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है भाई. तुम ही शी कुछ भी करके कर लो. अब ये भी कंप्लीट सेंस बना रहा है, ये भी कंप्लीट सेंस बना रहा है, और ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये एंड से जुड़ा हुआ है. तो ये एंड यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये मेरे सेंटेंस में कंजंक्शन है. ठीक है. While on the other hand, अगर मैं आप लोगों से बात करती हूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, तो सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव दोनों के अंदर सेम चीज होती है. आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, आपके पास ऐसा होता है, या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज प्लस आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. ये डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज से है. ठीक है. इसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज आपके पास सेंटेंस के अंदर होता है, जिनको हम लोग ये वाली स्पेसिफिक कंजंक्शंस लगाकर जोड़ते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं ही वॉज अनवेल ना, जैसे मैं लिखती हूं ही डिड नॉट come to the school today. अब जैसे मैंने यहां पर लिखा he did not come to the school today. अब ये मुझे पता है कि कंप्लीट सेंस बना रहा है. he did not come to the school today. अब मैं यहां पर जो मैंने डिपेंडेंट क्लॉज लिखा था as he was unwell, अब ये as he was unwell में बेटा ये जो as है ना, ये आपकी कंजंक्शन है. अब तुम देखो ये कंजंक्शन है as he was unwell. अब इसको कैसे जोड़ा, he was unwell को और he did not come to the school today. इन दोनों चीजों को किसने जोड़ा है बेटा, आप लोगों के as ने जोड़ा है, as he was unwell. तो जब भी आप बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जहां पर आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की मदद कर रहा है उस सेंटेंस को सही बनने में. वहां पर आपकी जनरली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस लगती हैं. अभी एक एक कंजंक्शन कौन सी होती है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूं. ठीक है. अब कौन सी कंजंक्शंस होती हैं, किसे किसे कैसे कैसे समझना है, वो मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूं. देखो as he was unwell, ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है as he was unwell, जब ये सेंटेंस के साथ जुड़ा he did not come to the school today, तब इसकी पूरी की पूरी सेंटेंस की जो है बेटा सेंस निकलकर हमारे सामने आई. और जनरली आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसे हम कंजंक्शन के साथ काउंट करते हैं. तो इसीलिए as he was unwell को हम पूरा काउंट करेंगे हमारे लिए चीजों को आसानी से समझने में. यस रीमा, वही मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना. as he was unwell, तो he was unwell पूरी सेंस दे रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप डिपेंडेंट क्लॉज को समझ रहे होते हो, सबऑर्डिनेटिंग को अपना समझ रहे होते हो, तो वहां पर आप कंजंक्शन को काउंट करके चलते हो. वही बात तो बोली, वहां पर आप कंजंक्शन को काउंट करके चलते हो. अब सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए बेटा आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, एक बारी उसके बारे में लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरली आपको पेपर में भरने के लिए आ सकती हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. ठीक है. तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए आप लोगों को एक एक्रोनिम मैं याद करा रही हूं, जिसे हम लोग कहते हैं फैन बॉयज. ठीक है. आप लोगों के बच्चे, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एक्रोनिम लर्न करा रही हूं जिसका नाम है फैन बॉयज. ठीक है. और जनरली ये जो फैन बॉयज हैं, जिसको मैं आपको अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो हमारे पास F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो. ठीक है. ये पूरी की पूरी बेटा आपके पास एक एक्रोनिम है पूरा कंजंक्शन का. इससे आप अपना पूरा कंजंक्शन की टेबल को लर्न कर सकते हो इजीली. एक सेकंड का टाइम दो. इफ इट गेट्स सिलेक्टेड, भाई इसे सिलेक्ट कैसे करें हम, पूरा आ जाएगा नीचे, ये सिलेक्ट नहीं होगा, नीचे नहीं आ पाएगा. चलो एनीवेज. ठीक है. अब यहां पर फॉर, अब ये कैसे कैसे इनका यूज है थोड़ा सा ये भी समझ लो. फॉर जो बच्चे हम लोग देते हैं वो हम किसी भी चीज के रीजन के लिए देते हैं. किसके लिए देते हैं,
हम किसी भी चीज के रीजन के लिए देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के रीजन के लिए। जैसे मैं बोलूं ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, जैसे मैंने बोला ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे फॉर ही इज अनवेल। जैसे कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे फॉर ही इज अनवेल, तो यहां पर अब मैं इसको काउंट नहीं करूंगी। यहां पर ही इज अनवेल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के फॉर्म में है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के फॉर्म में है। तो जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हो बच्चों, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ही यूज करते हो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, तो इसीलिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ए कहां लगता है बेटा, एंड कहां लगता है, एंड लगता है, आपको भी पता है कि सिमिलर थिंग्स के अंदर आप लोग एंड का यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ही लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला ही लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, क्लियर बात करी, सिंपल बात करी, ठीक है। नंबर 3 पे वी हैव नॉर। नॉर जो लगता है बच्चों, ये किसी भी चीज के नेगेटिव को बताने के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, किसी भी चीज के नेगेटिव को बताने के लिए लगता है। फॉर नहीं, बिकॉज, मैं क्या बोल रही हूं, फॉर रीजन के लिए लगता है। अब जो कह रहे हैं यहाँ पे बिकॉज लगेगा, बच्चे मैं आपको प्रेपोजिशन कंजंक्शन समझा रही हूँ। तो एज अ टीचर मेरे को भी बेटा 9 साल हो गए हैं कोई चीज को पढ़ाते पढ़ाते। तुम लोग शायद इस चीज को अभी पहली बार कर रहे होगे अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए, एंड आई हैव बीन टीचिंग इट नॉट इन द फर्स्ट बैच। मैं अगस्त से अभी सीयूईटी पढ़ा रही हूँ। इससे पिछले साल के बैचेस में पढ़ाए हैं, उससे पिछले साल के भी पढ़ाए हैं, उससे पिछले साल के भी पढ़ाए हैं। तो मुझे पता है बेटा कि वहां पर कोई चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम क्या लगा सकते हो। फॉर, बिकॉज, एज, ये तीनों के तीनों रीजन देने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी क्योंकि यहां पर मैंने तुम्हें रीजन बताने के लिए फॉर का जो है यूज बताया है, तो मैं उसको रीजन बताने के लिए ही तो तुम्हें सेंटेंस में दूंगी ना। मुझे भी पता है वहां पर बिकॉज लग सकता है, मुझे भी पता है वहां पर मैं एज लगा सकती हूं, पर फॉर को अगर फॉर का यूज ही रीजन देने के लिए लगता है कंजंक्शन के अंदर, तो मैं कम से कम तुम्हें वो तो बताऊं। अब नॉर लगता है किसी भी चीज के नेगेटिव को बताने के लिए, कि आपको दोनों में से कोई भी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई आपको कोई भी चीज के लिए यहां पर नॉर आपने लगा दिया, इसका मतलब कि ना तो आपको ये चाहिए और ना तो आपको दूसरा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको सेंटेंस दूं, ही इज नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रहा है, नॉर इज ही इंटरेस्टेड टू कम। रुको, he is not coming today nor is he interested to come, ठीक है। अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा ही इज नॉट कमिंग टुडे, भाई वो आज नहीं आ रहा है, नॉर इज ही इंटरेस्टेड टू कम हियर, और ना ही वो इंटरेस्टेड है यहां पर आने के लिए। अब इधर देखो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो यहां नहीं आ रहा है, और दूसरा क्या है, क्या वो यहां पर आने के लिए इंटरेस्टेड है। तो देखा जाए तो इसका भी कंप्लीट सेंस है और इसका भी कंप्लीट सेंस है, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं बेटा, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं नॉर से। तो नॉर का मतलब होता है ये भी नहीं और वो भी नहीं, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड कॉल्ड बट। बट हमेशा बेटा कॉन्ट्रडिक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन को शो करता है, यानी जो जैसा चल रहा है उससे एकदम से ऑपोजिट हो गया। बेटा स्मृति मैंने कराया है वो कैब अभी, ठीक है। इज ही लगेगा, इज ही लगेगा बेटा, क्योंकि इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का रूल लगा है यहाँ पर, नॉर के साथ जनरली इन्वर्जन फॉलो होता है, तो वहां पर इज ही लगेगा, ही इज नहीं लगेगा। नॉर ही इज इंटरेस्टेड ऐसे नहीं, नॉर इज ही इंटरेस्टेड होता है, वो इन्वर्जन का रूल है वहां पर कि नॉर के साथ आप लोग इज ही लगाओगे, पहले वर्ब लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है जो चल रहा है उससे ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ही स्टडीड हार्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ही स्टडीड हार्ड बट ही कुड नॉट पास,
इसमें येट ही कुड नॉट पास, हाउएवर ही कुड नॉट पास, वो भी चल जाता, ठीक है, वो भी चल जाता। ऐसा नहीं है कि यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आप बट ही लगा सकते हो, आप येट भी लगा सकते हो, ऐसे तो आप ऑल्दो भी लगा सकते हो, आप इसके जगह पर हाउएवर भी लगा सकते हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें जो चीज समझा रही हूं ये वो है, जैसे मैंने बोला कि उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो पास नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई ट्राइड टू टॉक टू यू बट यू वर नॉट अवेलेबल, कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी लेकिन तुम अवेलेबल नहीं थे। तो सिंपल भाषा में बट जो होता है बेटा वो लेकिन के लिए लगता है, कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी लेकिन तुम तो अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पर आपने लगा दिया बट। अगर सीयूटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, सीयूटी में तुम लोग कर पाओगे। देन वी हैव और तुम तो पास हो जाओगे भाई, ऐसी बात क्या है। और लगता है बेटा दो किसी भी चीज की चॉइस में, जैसे मैं बोलती हूँ आर यू कमिंग, आर यू कमिंग और आई शुड गो, तुम आ रहे हो या मैं जाऊं, ठीक है। मोस्ट यूज ट्रिक इज, ये बोलने में अच्छा लग रहा है यही सही होगा बट ऐसे करना नहीं है। ही स्टडीड हार्ड येट ही कुड नॉट पास, करेक्ट है, यस। सेकंड ही नीड टू बी देयर येट ही कुड नॉट पास, येट कुड नॉट पास। बेटा अगर वहां पर आप ही नहीं लगाओगे तो जो आपका सेंटेंस है वो प्रॉपर सेंस में नहीं आएगा, ठीक है। वाई ही इज अनवेल, बेटा क्योंकि आप पढ़ के देख लो ही इज अनवेल, क्या आपको इसके अंदर और कुछ वर्ड लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्या आपको इसका कोई मीनिंग अधूरा लग रहा है, नहीं ना। देन वी हैव येट, येट का मतलब होता है डिस्पाइट एज वेल, यू नो, डिस्पाइट या इसके बावजूद भी, ठीक है। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी। जैसे मैं बोलती हूं दे ट्राइड टू नेगोशिएट, उन्होंने पूरी कोशिश करी नेगोशिएट करने की, येट दे फेल्ड मिजरेबली। जैसे मैंने बोला दे ट्राइड टू नेगोशिएट, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, नहीं आर यू कमिंग तुम आ रहे हो या आई शुड गो, तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊं, मैं चली जाऊं, सब बिल्कुल ठीक है वो। सॉरी गाइस, रुक जाओ अभी उसको करेक्ट करते हैं, पहले ये वाला समझ लो, जो समझा रही हूं वो तो समझ लो भाई। अभी सो पे भी आ रही हूं। तुम वापस से अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए लगाते हो। जैसे मैंने बोला दे ट्राइड टू नेगोशिएट, उन्होंने पूरी कोशिश करी नेगोशिएट करने की। हाँ, आर यू कमिंग और नॉट, हाँ ये भी कर सकते हो, आर यू कमिंग और नॉट भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। बट और येट में क्या फर्क है, बट का मतलब होता है कि लेकिन, बट इज लाइक लेकिन। जैसे मैंने बोला कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी लेकिन तुम वहां नहीं थे, तो ये तो हो गया कि मैं आई लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। येट इज कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी, तो वहां पर आप येट लगाते हो। जैसे मैंने बोला आई ट्राइड टॉकिंग टू यू येट यू डिड नॉट लिसन टू मी, मतलब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी इसके बाद भी तुमने मेरी नहीं सुनी। तो बट इज की लेकिन, ठीक है, कि मतलब ऐसे चलते चलते यू टर्न हो गया बिल्कुल। लेकिन इज सॉरी येट इज जब आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो कि इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो और उसके साथ लगेगा जिसके साथ यस नो में रिप्लाई दे सकते हैं, नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है बेटा, और कहीं पे भी लगा सकते हो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो लो सिंपल में तुमने वर्ड्स में लगा दिया और, ठीक है। दे ट्राई टू नेगोशिएट येट दे फेल्ड, येट का मतलब है कि इसके बाद भी, कि उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गए, उसके बाद भी वो वहां पर वो उस चीज में पास नहीं हो पाए। एंड द लास्ट वन इज सो कहां पर लगता है, सो लगता है अगेन जहां पर आप किसी भी चीज का रीजन देने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, जहां पर आप रीजन देते हो या फिर अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एक्शन, कि अगर आपने कोई चीज करी है तो उसको आपने क्यों किया है, मतलब वो जो भी एक्शन आपने लिया है उसको आपने क्यों किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं I was tired of waiting, मैं वेट कर करके थक गई थी, so I went away, तो इसीलिए अब मैं तुमसे दूर चली गई, खत्म।
जहां पर भी आपने किसी को भी रीजन एक्सप्लेन करना है अपने एक्शन का, ठीक है, जहां पर आपको अपना रीजन एक्सप्लेन करना है अपने एक्शन का कि भाई मैंने ये काम क्यों किया, वहां पर आप सो लगा सकते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर करके थक गई थी, सो इसीलिए मैं वहां से चली गई। तो सो को आप वहां लगाते हो जहां पर आपको अपने रीजन को एक्सप्लेन करना होता है कि भाई मैंने ये काम क्यों किया, व्हाई आई डिड अ पर्टिकुलर थिंग, कि मैंने वो चीज को क्यों किया। ठीक है मैम, फॉर वाले एग्जाम्पल में सो लगा सकते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे सो ही इज अनवेल। नहीं, यहां पर अगर मैं हटा के सो लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे सो ही इज अनवेल, तो सो तो रीजन देने के लिए यूज हो रहा है कि मैंने ये काम क्यों किया, बट यहां पर इस वर्ड की प्रॉपर सेंस जो है बेटा वो मुझे बनती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, अब एक बार ही बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है, एज और बिकॉज कहां लगाते हैं? एज और बिकॉज भी बेटा रीजन देने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। इसके बाद वही कराने लग रही हूं। ठीक है, अब एक बार एक मुझे बता दो कि क्या यहां तक तुम लोगों को बात क्लियर है? सिंस भी बेटा आप लोगों का उसमें आता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, यहां पे मैंने शुड आई करना था क्योंकि क्वेश्चन वाला केस चल रहा है, शुड आई गो होगा, क्वेश्चन था ना। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग हमारे सेकेंड कंजंक्शन के ऊपर, जिन्हें हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब टेक्निकली तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बेटा वैसे तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। ही इज नॉट अनवेल सो ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे, बिल्कुल ठीक है। आज वो बीमार नहीं है इसीलिए वो स्कूल जा रहा है, तो क्योंकि वो बीमार नहीं है तभी तो आप उसका रीजन एक्सप्लेन कर रहे हो। यूज ऑफ येट, जैसे मैंने बोला कि आई टॉट यू दिस थिंग 10 times yet you are not able to understand it, मतलब मैंने कोई चीज तुम्हें 10 बार सिखाई, yet यानी इसके बाद भी तुम इस चीज को नहीं कर पाए। तो बेटा जरूरी थोड़ी है वेदा पूछ रहा है या पूछ रही है कि मैम ही लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहाँ है? वो तो मैंने तुम्हें समझाया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ सकता है। मैंने पेज 1 ऑफ कंजंक्शन पे क्या लिखा था? पेज 1 ऑफ कंजंक्शन पे लिखा था मैंने, कंजंक्शन 3 चीजों को जोड़ता है, क्लॉजेस को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, है ना। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर्ड्स है ना, तो वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड भी तो कंजंक्शन ही होगा। ठीक है वेदा, सो लगाने से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्या? सो दैट लगा के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है ना। हाँ, सो दैट से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहां पर वो सो दैट भी आप रीजन एक्सप्लेन करने के लिए लगा रहे हो तो सो भी चलता है, ऐसा नहीं कि सो लगाने से सेंटेंस गलत हो गया। सो का मीनिंग एज ए रिजल्ट ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो कंजंक्शंस आपको मेनली पता होनी चाहिए, ठीक है, अब उसके अंदर यहां पर जो आपको पता होनी चाहिए मैं वो बता देती हूं। नंबर 1 पे आपको पता होनी चाहिए बेटा बिकॉज, ठीक है। नंबर 2 पे आपको पता होना चाहिए एज। पिछली क्लास में एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम टिल नहीं, अनटिल, अनलेस, दो, ऑल्दो, इन सब का यूज बता दो। अब देखो, अब यहां पर ये जितनी भी कंजंक्शंस अभी आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये मैं तुम्हें अभी यहां बता रही हूं। इसके बाद सुन लो, इसके बाद अभी मैं तुम्हें रूल्स करवाऊंगी। ठीक है, रूल्स आर अभी पेंडिंग, अभी रूल्स मुझे तुम्हें कराने हैं। अभी रूल्स के अंदर तुम क्या नोटिस करोगे? तुम नोटिस करोगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, अब जब हम एक सेंटेंस को बनाएंगे बेटा तो उस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी लगता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे बच्चों जहां पर अभी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों जुड़ रहे होंगे, तो वो भी आपको देखना है। स्टिल भी यूज हो सकता है, यस स्टिल भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पर जब हम बात करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कंजंक्शंस की, तो यहां पर सबसे पहले आता है बिकॉज, जिसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में कहते हैं क्योंकि, है ना,
क्योंकि, अगेन ये भी बेटा रीजन देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सिंपल देते हैं सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज यू मेड मी एंग्री। और याद रखना, जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को गिनते हो तब आप उसको कंजंक्शन से उठाते हो, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज गिनते हो तो डिपेंडेंट क्लॉज को आप लोग हमेशा कंजंक्शन से उठाते हो। तो अगर मैं सेंटेंस को यहां से पढ़ूं, बिकॉज यू मेड मी एंग्री, तो ये मुझे एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। यहां पर अगर मैं सेंटेंस को हिंदी में पढ़ूं तो क्या बनेगा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने बोला कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ठीक है। अमिड बेटा प्रेपोजिशंस में आता है, वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। अगेन एज को भी बेटा हम लोग किसके लिए देते हैं, जहां पर हमें कोई भी चीज का रीजन देना होता है। जैसे हम बोले कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स एज आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मैं खुश थी। तो यहां पर आपका जो बिकॉज और बच्चों एज है, ये दोनों के दोनों जो है भाई, इन्हें आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल फॉर गिविंग रीजंस। और ये दोनों के दोनों काउंट किस में होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज होते हैं। मैंने मिठाइयां बांटी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी, अब मैं एज लगाऊं या मैं बिकॉज लगाऊं, बोथ ऑफ देम आर द सेम, ठीक है। क्लियर, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता। अब एक बार ही मुझे यहां तक बताओ कि क्लियर है सब बच्चों को, क्योंकि अनटिल और अनलेस आ जाता है अब, ठीक है। देखो अनटिल, अब यहां पर जो वर्ड है बेटा वो टिल है, टिल टाइम से उठा सकते हो आप। तो यहां पर जब आप टाइम की कोई कंडीशन सामने वाले के आगे रखते हो, उसके सामने एक डेडलाइन टाइप रखते हो कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, वहां पर मैं अनटिल लगाता हूं, ठीक है। जहां पर भी बच्चों मुझे टाइम के बारे में बात करनी है, इसके लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूं ताकि तुम लोग ध्यान से सुन सको, और उसके बाद में तुम्हारे डाउट्स लेती हूं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अनटिल की बेटा, तो अनटिल को मैं यहां पर फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं कि मैं एक टाइम की बात कर रही हूं, अप टू अ सर्टेन टाइम, ठीक है, अप टू अ सर्टेन टाइम, जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं बोल रही हूं। जैसे मैं बोलूं आई विल वेट फॉर यू, जैसे मैं बोलती हूं आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम, अंटिल यू कम। अब यहां पर अंटिल का मतलब बेटा किससे है, जब तक से है ना, जब तक, टाइम को लेकर, ठीक है। सो दैट भी बेटा रीजन देने के लिए लगेगा। जैसे मैं बोलती हूँ आई वॉज सो टायर्ड दैट आई स्लेप्ट, अभी वो सो दैट वाला रूल्स में कराऊंगी, मैंने बता रही हूँ ना, फिर दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आएगा, कीप वेटिंग सब करा दूंगी, जो रह जाएगा पूछ लेना लास्ट में, ठीक है। अंटिल लगता है बेटा जहां पर आपको एक टाइम के साथ कंडीशन देते हो कि भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं ऐसा नहीं करने वाला। जहां पर टाइम की बात हो जाती है वहां पर आप अंटिल लगा देते हो, और जहां पर बेटा आप बात करते हो कंडीशन की, ठीक है, जहां पर आप सामने वाले को एक कंडीशन देते हो, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कंडीशन देते हो, वहां पर आप क्या यूज करते हो, अनलेस। जैसे मैं बोलती हूं unless you hand me the papers, I will not go from here. अब जरूरी नहीं है कि आपका जो कंजंक्शन है वो बाद में ही लगे, सेंटेंस के बीच में ही लगे, वो स्टार्टिंग में भी लग सकता है। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, अनलेस यू हैंड मी द पेपर्स, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। तो जब तक तुम मुझे पेपर नहीं दोगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक टाइम की अगर मैं बारे में बात करूं बेटा, तो वहां पर अंटिल लग जाता है, और जहां पर मैं कंडीशन दे रही हूं कि अगर ऐसा नहीं किया तो, ठीक है, वहां पर आप लगा देते हो बेटा अनलेस। जैसे मैं कहती हूं डोंट गो अनलेस आई रिटर्न, जैसे डोंट गो अनलेस आई रिटर्न। अगर वहां पर आप टाइम स्पेसिफिक हो जाते हो,
ठीक है, वहां पर अगर आप टाइम स्पेसिफिक हो जाते हो तो वहां पर आप until लगाओगे, और जहां पर आप कंडीशन दे रहे हो वहां पर आप unless लगाओगे। ठीक है, बात दोनों में सेम जाती है ऑलमोस्ट, बट फर्क क्या आ जाता है टाइम का। अब मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ डोंट गो until I return, कि जिस समय तक मैं नहीं आता तब तक यहां से जाना मत। यहां पे क्या है, डोंट गो unless I return, कि मैं नहीं आया तो यहां से जाना नहीं है। ठीक है, तो यस यस, जनरली आप लोगों का जो अनलेस है बेटा, ये दोनों के दोनों ना आप लोगों के नेगेटिव कंजंक्शंस में काउंट होता है। ये दोनों के दोनों ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग्स को ही डिनोट कर रहे होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जैसे बहुत अच्छा, डोंट गो अंटिल डॉन। ठीक है, डोंट गो अंटिल डॉन मतलब सुबह तक मत जाना, सुबह इज अ टाइम हियर, है ना। जब आपको कंडीशन दे दी डोंट फील, आई विल डू इट अंटिल, आई विल डू अंटिल यू फील टायर्ड। हाँ ठीक है, आई विल वर्क हार्ड अंटिल आई फील टायर्ड, जब तक मैं थकूंगा नहीं तब तक मैं काम करूंगा। टिल बेटा टाइम लिमिट देने के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ वी हैव दो एंड ऑल दो। अब ये दो एंड ऑल दो बहुत, आई विल बीट यू अनलेस यू क्राई, रोने लग जाए वरना पिटता रहेगा, ऐसा। अंटिल एंड अनलेस में डिफरेंस, एज आई टोल्ड यू बेटा, अंटिल टाइम पे बेस्ड कंडीशन है और आपकी अनलेस जो है वो सिचुएशन पे बेस्ड कंडीशन है। हाँ, अब ये एक बच्चा पूछ रहा है मैम दो और ऑल दो में क्या ही फर्क है। अब इतना फर्क है कि दो और ऑल दो का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसके बाद भी, इसका जैसे हम लोगों ने येट का किया था, इसका मतलब भी होता है इसके बाद भी, और आप लोगों का ऑल दो का भी मीनिंग होता है बेटा इसके बाद भी। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है बच्चों वो सेम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। इट इज जस्ट दैट कि दो को आप सेंटेंस के मिड में यूज करते हो। ठीक है, ये जनरली सेंटेंस के मिड में यूज होता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल्दो, तो ऑल्दो जो यूज होता है बेटा वो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है। आप ऑल्दो से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। दैट इज द ओनली थिंग जो दो और ऑल्दो के बीच का डिफरेंस है, एल्स एवरीथिंग इज सेम। अब कई बच्चे ये भी सवाल उठा सकते हैं कि मैम फिर हम कई कई जगह पर यूज करते हैं अनटिल एंड अनलेस, है ना। अनटिल एंड अनलेस जहां पर लग रहा है मैम उस बात का क्या मतलब है, तो वहां पर आप दोनों तरीके की कंडीशंस दे रहे हो, टाइम की भी और सिचुएशन की भी, कि जब तक ऐसा और ऐसा नहीं होता तब तक तुम ऐसा ऐसा मत करना, या ऐसा ऐसा व्हाटएवर इट इज। तो अनटिल एंड अनलेस को आप साथ में यूज तब कर सकते हो बेटा जब आप बात करते हो टाइम की भी और सिचुएशन की भी, दोनों कंडीशंस की जब आप बात करते हो तो वहां पर आप अनटिल एंड अनलेस का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी हार्ड यू आर गोइंग टू फेल, तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम फेल ही होगे, पास नहीं होने वाले। ठीक है, यस, डोंट गो टू आवर हाउस अनलेस यू आर इनवाइटेड। हाँ ये ठीक है। अभी आ जाते हैं यहां तक, अगर क्लियर है तो एक बार ही मुझे बता दो ताकि मैं फिर एक बार आगे की कहानी जो है बेटा वो स्टार्ट कर सकूं। क्लियर? क्लियर है? अब इसके रूल्स पर आऊंगी मैं सीधा। अब इसके रूल्स को समझने से पहले यहां पर एक तीसरा सेट ऑफ कंजंक्शंस मुझे तुम्हें समझाना है, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक बार सबऑर्डिनेटिंग समझ जाओगे उसके बाद तुम्हें सिर्फ रूल्स करने हैं, फिर तुम्हें मजा आएगा समझने में कंजंक्शंस को। ठीक है, मैम की बातें सुनने से ज्यादा चैट पढ़ने में मजा आ रहा है। ऑल्दो और दो के एग्जाम्पल्स अच्छा देती हूं। ऑल्दो के साथ ना याद रखना बच्चों येट का कॉम्बिनेशन आता है, अभी आगे भी पढ़वाऊंगी ना, आगे भी लिखवाऊंगी तो तुम्हें देखने को मिलेगा। ऑल्दो के साथ हम येट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मैं बोलती हूं ऑल्दो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ही बिट्रेड अस, ही बिट्रेड मी, ऐसा कर देते हैं। इसमें येट भी लग सकता है, ऑल्दो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स येट ही बिट्रेड मी या ही बिट्रेड मी, दोनों ठीक है। इसकी जगह पर येट ही बिट्रेड मी आप लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर गोइंग टू बी सेंटेंसेस जहां पर अब आपको कंजंक्शंस का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कैंट आई यूज दो ही इज माई गुड फ्रेंड कर सकते हो, बट जनरली स्टार्टिंग में यूज करने के लिए हमारे पास ऑल्दो है, हमारे पास स्टार्टिंग में यूज करने के लिए ऑल्दो है, तो हम दो नहीं भी लगाएंगे, दो को सेंटेंस के बीच में लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, डोंट मेक नॉइस अनलेस मैम सेज, यस बिल्कुल ठीक है।
दो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं है, बट जनरली वो उतना ग्रामेटिकली एप्ट यूजेज नहीं होता, ठीक है। ऐसे चांसेस बहुत कम है बच्चे कि अगर आपको एज और बिकॉज में चॉइस आ जाए, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो अगर वो सेंटेंस के अंदर दोनों कंजंक्शन सही मानी जा रही हैं तो उसमें आपको नंबर मिलेगा, उसमें आपका नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें आपको ग्रेस मार्क ही मिल जाएगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, कि भाई हम लोग बड़े पक्के दोस्त थे, फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया, तो अब ऐसा वाला केस हो गया, ठीक है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दिस कॉल्ड, आपकी कौन सी कंजंक्शन बता रही थी मैं आपको, कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी कोरिलेटिव। नाउ वी हैव बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। नाउ वी हैव व्हाट, वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगर मैं आप लोगों से बात करती हूं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है ये वो पेयर वाली कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है। ये कौन सी कंजंक्शंस होती हैं, जो हमेशा पेयर में चलती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली हमारे पास 3 पेयर्स हैं जो हमारे पास, अरे भाई 2, लो मैं 2 का एग्जांपल तो मैं यहीं कहीं लिख देती हूँ, तो मुझे वापस ऊपर वाली स्लाइड पे भेजोगे। He helped me, though he was not obliged to. Though he was not obliged to. उसने मेरी मदद करी, भले ही वो मेरी मदद नहीं भी करता तो भी चल जाता, उसके बाद भी उसने मेरी मदद करी, तो 2 यहां पर हो गया कि मतलब उसने मेरी मदद करी 2, भले ही he was not obliged to, he was not meant to, उसको वो नहीं भी करता तो भी ये काम चल जाता, बट उसके बाद भी भले ही वो नहीं भी करता तो भी चल जाता, बट उसने करी, ठीक है। तो भले ही he helped me though he was not obliged to, उसने मेरी मदद करी, भले ही वो उस मदद को करने के लिए obliged यानी उसकी ड्यूटी नहीं थी वो, फिर भी उसने मेरे लिए काम किया, ठीक है। सेम क्लास कर सकते हो, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, दो ही बिट्रेड मी, या दो ही बिट्रेड मी, ही वाज माय, नहीं 2 वाले के साथ नहीं जाएगा ये वाला केस, यहाँ पे बेटर जा रहा है। ही हेल्प्ड मी दो ही वाज नॉट ऑब्लाइज्ड टू, उसने मेरी मदद करी, भले ही वो मदद करने के लिए उसकी कोई गारंटी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये काम हमारे लिए किया। रूल के ऊपर आ जाओ भाई, ये रहा। चलो अब यहां आ जाते हैं वो पेयर बेस्ड कंजंक्शंस, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं आपको बताऊं पेयर बेस्ड कंजंक्शन कौन सी है, हमारे पास पेयर बेस्ड है बेटा आइदर और, ठीक है, हमारे पास है नाइदर नॉर, हमारे पास है बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये 3 सेट ऑफ कंजंक्शंस बचे मैम, सो दैट कहां लगेगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल वॉज बिजी सो दैट ही वॉज नॉट रेडी फॉर द प्रोजेक्ट, राहुल वॉज सो बिजी दैट ही वॉज नॉट रेडी फॉर द प्रोजेक्ट। अयान, अभी सो दैट वाला भी रूल है, आ रही हूं सो दैट के ऊपर, ठीक है। अब ये 3 सेंटेंस, ये 3 कंजंक्शंस हैं आपकी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब मैं एक एक करके अब आपको इसका यूजेज जो है वो बताने वाली हूं, वो हम रूल्स के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है बेटा कैसे समझाऊं, उस चीज के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है, उस चीज के लिए जिम्मेदार होना। उसने मेरी मदद करी, भले ही वो उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं था, वो चाहता तो नहीं करता, बट फिर भी उसने करी, तो ऑब्लाइज्ड होना यानी उस चीज के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज पेट्रीफाइड, ही डिड नॉट गिव अप, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है रचित। डोंट अटेम्प्ट आंसर्स इन एग्जाम अंटिल एग्जामिनर अलाउज टू राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, अवनी बिल्कुल ठीक है। हार्डली वेन, अभी आ रही हूँ, हार्डली वेन पर भी आऊंगी बेटा, स्कार्सली पर भी आऊंगी, अभी वो रूल्स आ जाएंगे। इन्वर्जन वाले जो बच्चे पूछ रहे थे ना कैसे लगती है, वो इन्वर्जन यहाँ पे आएगी अभी। तो अभी तो मान लो 45 मिनट्स की क्लास और है, बस सारे सुनना। पूछो बच्चे दीपाली क्या डाउट है, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग मुझसे पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हो, पता है वैसे, मतलब इफ यू गाइज विश टू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डाउट पोर्टल पर रिप्लाई नहीं आ रहा, यू कैन आस्क द डाउट पर्सनली एज वेल। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज हो सकते हैं बेटा, एक साथ ही यूज होते हैं वो। अब कैसे यूज होते हैं देखो, अब देखो मैंने इसके बीच में ये डॉट 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 लगाई है ना, ये सेंटेंस के लिए लगाई है, इसके बाद कुछ लिखा होगा, इसके बाद कुछ लिखा होगा, दोनों के बाद कुछ ना कुछ लिखा होगा।
आईजी कर सकते हो बेटा, आईजी 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 पूछ लो भाई। हाँ हाँ छवि बिल्कुल पूछ सकते हो यार, बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं तो एक्टिव होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पूछ सकते हो, मैसेज कर देना मैं बता दूंगी। कुछ भी 10-12 डाउट जो भी है, डाउट की लिस्ट बना के भेज दो, मैं तुम्हें बना के भेज दूंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा जो तुम वर्ड पूछ रहे हो दैट इज स्पैज्म, एंड स्पैज्म का मतलब होता है जब एकदम से खिंचाव पड़ के पेन होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी हूं, आई नो द क्या कहते हैं क्लोज मीनिंग टू दिस वर्ड। तो स्पैज्म का मतलब होता है जब एकदम बहुत खिंचाव वाला दर्द होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्पैज्म। ठीक है, नहीं ऑल दो बीच में नहीं लगता। अब जैसे ये वाला रूल देखो, और नॉट ओनली बट ऑल्सो साथ में भी नहीं लगता, उसके बीच में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट दिए गए होते हैं। रूल देखो क्या है, रूल कहता है नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स जिस पर वो एक्चुअली में स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है, मैं चैट बंद कर रही हूं, ध्यान से सुनना। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो उन वर्ड से पहले लगता है जिस पर वो स्ट्रेस कर रहा है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जैसे यहां पर सेंटेंस देखो लिखा है, ही इज नॉट फेमस इन हिज स्टेट बट ऑल्सो इन हिज कंट्री। सेंटेंस दिया गया है बेटा आप लोगों को, बेटा मेरा नाम और उसके आगे PW। ही इज नॉट फेमस इन हिज स्टेट बट ऑल्सो इन हिज कंट्री, इसका मतलब है कि वो फेमस नहीं है अपने स्टेट में लेकिन अपनी कंट्री में। तो ये सेंटेंस का अगर हम लोग देखें तो एक मीनिंग जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉट ओनली दिया गया है बेटा और बट ऑल्सो दिया गया है, इनके आगे सही सब्जेक्ट हमें लगाने पड़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे ही इज फेमस, वो फेमस है नॉट ओनली इन हिज स्टेट, ना तो सिर्फ अपने स्टेट में बट ऑल्सो इन हिज कंट्री, साथ ही साथ अपने देश में भी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना आइदर और, नाइदर नॉर और ये वाला नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली कंजंक्शंस को लगाते हो तो इट हैज टू बी kept in your mind, it has to be there in your mind, not kept exactly, it has to be there in your mind कि not only but also उन्हीं words के साथ लगता है जिस पर ये actually में emphasize कर रहा होता है। ये same rule आपको रूल नंबर 2 में भी देखने को मिल जाएगा कि neither is followed by nor और either is followed by or। अब देखो ये वाला देखो, she is neither intelligent और लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब यहां पर पहली चीज उन्होंने क्या करी सेंटेंस के अंदर, जो कॉम्बिनेशन है वो गलत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन कैसे होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है बच्चे नाइदर और नॉर का, है ना। यहां पर कॉम्बिनेशन क्या दे दिया, नाइदर और का। तो पहली बात तो यही चेक कर लो अपने सेंटेंस के अंदर कि जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं। अगर वो गलत है तो वहां पर कि आपको क्या करना है। शी इज नाइदर इंटेलिजेंट, कि ना तो वो समझदार है और ना ही लेबोरियस है और ना ही वो हार्ड वर्किंग है। सिमिलरली ही इज नाइदर गुड एट फिजिक्स नॉर एट केमिस्ट्री। अब आप कहोगे कि मैम सही तो है, अब आप लोगों को ये सेकंड वाला सेंटेंस को देखकर लगेगा कि मैम ये सेंटेंस बिल्कुल सही तो है, ही इज नाइदर गुड एट फिजिक्स नॉर एट केमिस्ट्री, कि वो मैथ्स फिजिक्स में भी अच्छा नहीं है और केमिस्ट्री में भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये सेंटेंस गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर बेटा नाइदर के बाद लिखा गया है गुड और इसके साथ यहां पर नॉर बैड होना चाहिए था। बट यहां पर आप बात इसकी नहीं कर रहे कि वो नाइदर गुड नॉर बैड, यहां पर बात नाइदर के बाद अगर गुड लिखा है तो टेक्निकली नॉर के बाद तो बैड लिखा होना चाहिए था, शी इज नाइदर गुड नॉर बैड। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है बेटा, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। तो आपको ये चीज को देखना बहुत जरूरी है कि बात किसके बारे में हो रही है। बेटा रिया मेरा नाम और उसके आगे PW, तो शी इज गुड, वो अच्छी है ना तो फिजिक्स में ना ही केमिस्ट्री में। यहां तक एक बारी मुझे बताओ कि क्या ये रूल तुम सब लोगों को क्लियर है, क्योंकि इसके ऊपर पेपर में सवाल मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो मैंने ये कराया बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैम नॉर की जगह आइदर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल शी इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस, शी इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस, कि या तो वो समझदार है या वो हार्ड वर्किंग है। वो सेंस नहीं बनेगा क्योंकि समझदार व्यक्ति मोस्टली हार्ड वर्किंग हो ही जाता है।
चलो जैसे ये वाला देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडी एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन या नो एरर। अब यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पोल स्टार्ट किया है। सेंटेंस है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड्स बिफोर द एग्जामिनेशन। अब बताओ इसके अंदर कहां पे गलती है? ठीक है, अब देखो यहां पर गलती आती है बेटा, अगर आइदर है तो इधर और का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहां पर आपका एंड तो जा ही नहीं सकता, तो इधर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 3 में गलती है, यानी सी ऑप्शन में गलती है। एक बार इसको देख सकते हैं कितने बच्चों ने सही किया, 70, वेरी गुड। सो वी हैव यथार्थ, रेयान एंड हरसिमरत। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखते हैं। नहीं, नो सूनर वाला अभी मुझे कराना है तुम्हें। यू मस्ट, हाँ ये वाला सवाल देखो, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। कोई नहीं बच्चे, ताने अगली बारी ध्यान रखेंगे बच्चे। सवाल दिया गया है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। अच्छा मैं एक काम करती हूं, तुम लोगों का कम्युनिटी बना हुआ है बेटा? बताओ, तुम लोगों का कम्युनिटी बना हुआ है क्या? अगर बना हुआ है तो मैं तुमसे तुम्हारे डाउट्स कम्युनिटी पर भी ले सकती हूँ। वेट लेट मी चेक, पहले मुझे वो ऑन करना पड़ेगा ना। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों के साथ कम्युनिटी पर भी कनेक्ट करूं। बना हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, पासवर्ड भी है क्या सेव? ठीक है, हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अभी एक बारी मैं लॉगिन कर लूंगी अपने फोन में भी आप लोगों का कम्युनिटी। ठीक है, उस कम्युनिटी पर ही मैं एक डाउट का वो बना दूंगी चैट बॉक्स। तुम लोगों को जो भी डाउट आ रहा होगा ना, मुझे कम्युनिटी पर वहां पर बता देना। ठीक है, आपको कम्युनिटी ऐप पर ही मिल जाएगा, जहां पर से आपका लेक्चर है ना, वहां पर ऊपर ही कम्युनिटी करके एक टैब आता है, वहां से आप कम्युनिटी खोल सकते हो और वहीं पे अपने डाउट बता सकते हो। तुम लोग हो ह्यूमैनिटीज 2.0 और साइंस 2.0 वाले बच्चे ना? ठीक है, तो मैं अभी हाँ ये चल रहा है मेरा प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन वाला लेक्चर अभी लाइव चल रहा है, इस पे भी दिख रहा है मुझे। तो मैं आपकी कम्युनिटी सेक्शन में भी एक वो बना दूंगी ताकि आप लोग मुझसे वहां पर भी अपने डाउट यू पूछ सको। अब आ जाओ इधर। नाउ लेट्स कम बैक टू द सेंटेंस। सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है यू मस्ट आइदर टेल मी। अब आइदर के बाद लिखा है टेल मी, कि मुझे बताओ, और के बाद क्या होना चाहिए था भाई, और समवन एल्स, है ना? क्योंकि आइदर के बाद अगर लिख दिया टेल मी, तो और के बाद तो ये होना चाहिए कि मुझे बताओगे या किसी और को बताओगे। बट सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, पूरी स्टोरी के बारे में या फर्स्ट हाफ ऑफ इट के बारे में। तो जो चॉइस यहां पर बेटा हमें आ रही है वो इस पे नहीं आ रही कि मुझे बताओ या किसी और को बताओ, वो आइदर बता रहे हैं बेटा पूरी स्टोरी या आधी स्टोरी। तो ये गलत हो जाएगा, आइदर टेल मी नहीं होगा, टेल मी के बाद आएगा आइदर। टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कि तुम बताओ मुझे या तो पूरी स्टोरी या कम से कम उसका हाफ तो बता दो। तो जो गलती है बेटा वो ऑप्शन नंबर ए में है और 31% बच्चों ने करेक्ट आंसर लगाया है, हेमसागर, नव्या और मीठी। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि जो तुम वर्ड लगा रहे हो वहां पर, जो भी कंजंक्शन तुम लगा रहे हो उसके बाद में क्या लिखा है, ये बहुत जरूरी है। इस पे सवाल बनता है भाई, तुम्हें आना चाहिए। ठीक है,
ये वाला देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स not only on what papers you have selected but on how you have written them. Do you find any mistake in it? मैम क्या CVT JK के लिए कैंसिल हो गई है? अपडेट आई थी, क्या कैंसिल हो गई बच्चे? क्या कैंसिल हो गई? क्लास है, क्लास कैंसिल हो गई तुम्हारी? क्लास केड़ी क्लास कैंसिल हो गई? मेरी तो हो रही है क्लास आज। अच्छा मैं बता देती हूँ, अगली जो भी तुम्हारी क्लास आएगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मुझे भी नहीं पता अभी कौन से दिन पे आनी है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी बेटा उसके अंदर मैं तुम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है। ठीक है, अब अगली जो क्लास आएगी तुम्हारे पास वो कॉम्प्रीहेंशन के साथ आएगी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगी, उसमें मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, और जब वोकैब्स की क्लास कराऊंगी तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगी, जो कि आपका एक स्टेम टॉपिक है, सॉरी ब्रांच टॉपिक है आपके प्रेपोजिशंस का। अब देखो, आपका सक्सेस IAS एग्जामिनेशन में डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है, बट के बाद यहां लगना चाहिए बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो गलती आती है ऑप्शन नंबर सी में, 62% बच्चे, नव्या, वैष्णवी और धर्मेंद्र ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए वापस से रूल पर आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या चीज थी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला रूल जो मैं तुम्हें वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूं, यहां पर अगला रूल आता है और अगला रूल कहता है कि दो और ऑल्दो जो है बेटा दे आर फॉलोड बाय येट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इनके बाद येट लगने को, नहीं बेटा वाईटी से तो एब्सोल्युटली डिफरेंट रहेंगे, वाईटी से मैच नहीं होगा, वाईटी से डिफरेंट रहेगा बैच में। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है दो और ऑल्दो आर फॉलोड बाय येट, जो आपके दो और ऑल्दो हैं वो येट से फॉलो होते हैं, उसके साथ येट का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, अब दो से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बट यहां पर बट नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा येट। ऑल्दो शी इज ब्यूटिफुल बट शी इज जेंटल, नहीं, ऑल्दो शी इज ब्यूटिफुल येट शी इज जेंटल, भले ही वो सुंदर है लेकिन दिल की अच्छी है। ठीक है, तो ये भी रूल जरूरी है, दो और ऑल्दो के साथ आपका येट का रूल या येट का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ओके, इवन इफ के बाद आप लगाते हो बट, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, इवन इफ के बाद बेटा आप लगाते हो यहां पर, अच्छा जम्मू कश्मीर का CVT का एग्जाम कैंसिल हो गया, अपडेट आई थी। अच्छा, आई डोंट हैव एनी अपडेट बेटा इसके रिगार्डिंग, स्टिल आई कंफर्म, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें अगर ऐसा जेन्युइनली हो रहा है। अभी एज ऑफ नाउ मुझे अपडेट नहीं है इसके बारे में, तो आई विल नॉट कॉमेंट एनीथिंग। ठीक है, अब रूल नंबर 5 कहता है कि इवन इफ को आप बट के साथ जोड़ते हो, जैसे इवन इफ ही इज हंग्री येट ही कैन नॉट बेग, इवन इफ ही इज हंग्री बट ही कैन नॉट बेग। हमें ये सुनने में कितना भी गलत क्यों ना लगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है बच्चों कि इवन इफ के साथ आपका बट का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, ये सुनने में कितना भी गलत क्यों ना लगे, जैसे मैं बोलूं इवन इफ they help us today but they will still remain our enemies, कि भले ही वो आज हमारी मदद कर दें लेकिन रहेंगे तो वो हमारे दुश्मन ही ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताऊं तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है भले ही और लेकिन से, कि भले ही वो आज हमारी कितनी भी मदद कर दे, भले ही वो आज हमसे कितना भी अच्छे हो जाएं, रहेंगे तो वो हमारे दुश्मन ही ना। जैसे इवन इफ दे हेल्प अस टुडे, इवन इफ दे आर गुड टू अस टुडे, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दे आर स्टिल आवर एनिमी, कि वो आज भी हमारे दुश्मन है ना। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, लास्ट मैम डिड यू टेक एनी क्लास बिटवीन लास्ट वीक्स फ्राइडे एंड दिस वीक्स वेडनेसडे? नो 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 नो, आई हैड अ क्लास ऑन यूट्यूब ऑन मंडे, दैट वाज वोकैबुलरी बेस्ड क्लास, बट ऐप पर आपके बैच में नहीं हुई है ना। इवन इफ दे हेल्प, सिबलिंग्स की बात हो रही है कि भले ही वो आज हमारी मदद करें लेकिन वो हमारे दुश्मन रहेंगे। बेटा भाई बहन सबसे क्लोज बंदे होते हैं, दुश्मन नहीं होते। दुश्मन तो वो हैं जो हमारे जीवन में हमने दोस्तों के नाम में पाल रखे हैं। चलो, ये रूल भी बड़ा जरूरी है, रूल नंबर 7। ये रूल कहता है वेदर इज फॉलोड बाय और नो या और नॉट। वेदर भी जनरली चॉइस वाले सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, वेदर जो है बेटा, हाँ यस बेटा रोहित, यस 2023 बैच है ना। अब यहां पर बात क्या है भाई, बात है कि भाई वेदर जो है ना वो हमेशा चॉइस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके बाद और नो या और नॉट लगेगा। और अगर सेंटेंस में ऑलरेडी कहीं पे नेगेटिव है तब आप और नो और नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, कैन यू से वेदर ही इज इल और नॉट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बीमार है या नहीं। तो यहां पे जहां पर भी आपने वेदर लगा दिया, वेदर लगाते ही आप जो भी पूछ रहे हो उसके बाद और नो या और नॉट आपको अपने सेंटेंस के अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये वाला केस देखो, आई कैन नॉट से, भाई मैं नहीं कह सकता शी इज गोइंग टू बॉम्बे, तो यहां वाले केस में नॉट ऑलरेडी मेरे सेंटेंस में एक बारी आ गया है, तो मुझे बस सेंटेंस के अंदर वेदर लगाना है। आई कैन नॉट से वेदर शी इज गोइंग टू बॉम्बे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ऑलरेडी नॉट इज यूज्ड हेयर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी नॉट को यहां यूज कर लिया है, सो वी नीड नॉट एड इट आफ्टर वेदर, ठीक है। क्वेश्चन और करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देते हैं जी रितिका जी, जरा एक रूल और समझा दें फिर क्वेश्चन करवा देते हैं। ओके, नो सूनर के बाद बेटा दैन लगता है, यहां से अब इन्वर्जन का रूल बता रही हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां से इन्वर्जन का रूल बता रही हूं। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है वो वाले सेंटेंसेस जहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में जहां पर इन्वर्जन लगती है वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। जैसे मैंने नॉर वाले केस में कहा था, नॉर इज ही इंटरेस्टेड, तो यहां पर भी जैसे वहां पर इन्वर्जन लगा था, यहां विद पोल्स ही कराऊंगी बच्चे, विद पोल्स ही कराऊंगी, यहां पर भी सेम चीज होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने बोला नो सूनर इज फॉलोड बाय दैन, याद रखना नो सूनर का जो बेटा कॉम्बिनेशन है ये आपको अलग अलग वर्ड्स के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन ये होता सिर्फ दैन के साथ है। और दैन के बाद क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब और फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दैन के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है बेटा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और नॉट नहीं लग सकता, मतलब जैसे कि यहां पर सेंटेंस लिखा है नो सूनर डिड ही गो आउट, अब नो सूनर के बाद भी इन्वर्जन फॉलो हो रही है, देन शी केम, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, देन शी केम, नॉट देन, देन, तो ये देन नहीं देन लगाना चाहिए। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, डिड ही गो आउट, देन शी केम। तो आपको इस सेंटेंस में दो चीजों का ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद भी इन्वर्जन फॉलो होगा, देन के बाद भी इन्वर्जन फॉलो होगा, और साथ ही साथ नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे देखो ये वाला, नो सूनर आई डिड रीच देयर देन ही स्टार्टेड, तो मैंने देखा नो सूनर है, मैंने देखा देन है, मुझे पता है कि ये तो फॉलो हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे केस के अंदर मुझे इन्वर्जन भी देखना है, तो क्या मुझे इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, नहीं, तो यानी मैं क्या करूंगी, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन ही स्टार्टेड। ये रूल बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है, ये इन्वर्जन वाला रूल, इसके आगे भी तुम लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। अब जैसे ये नो सूनर के साथ दैन लगता है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के साथ व्हेन लगता है, ठीक है। एक और रूल बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और वो रूल है कि स्कार्सली, हार्डली और बेयरली, ये तीन वर्ड्स जो हैं इनके बाद आपका कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ लगता है, और यहां पर भी आपकी इन्वर्जन जो है बेटा वो फॉलो होती है, ठीक है। नॉट, हाँ बताओ बेटा, रियू, रियू क्या कह रहे हो, रियू और कितनी देर, 15 मिनट, क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये आखिरी रूल समझा के, ये आखिरी रूल समझा के क्वेश्चंस करा रही हूँ। नहीं, एक व्हेन और वाइल वाला रूल और है। तो स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के बाद बच्चों हमेशा व्हेन लगता है, और इसके बाद हमेशा इन्वर्जन फॉलो होती है। प्रैग्मेटिक, बेटा प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक, जैसे यहां पर लिखा है हार्डली हैड ही गॉन आउट, ठीक है, हार्डली है, उसके बाद इन्वर्जन फॉलो हो रही है, फिर यहां लिख दिया देन, तो ये गलत हो गया।
क्यों? क्योंकि हार्डली के साथ इन्वर्जन और इसके बाद व्हेन जो है वो लगेगा तो ही मेरा सेंटेंस ठीक माना जाएगा। और ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ व्हेन लगता है। ठीक है, जैसे स्कार्सली आई हैड रीच्ड देयर व्हेन, तो स्कार्सली भी है और व्हेन भी है, लेकिन आई हैड दे दिया। ठीक है, शी वेंट, अच्छा शी वेंट आउट तो सही जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आई हैड नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा? हैड आई हो जाएगा। तो स्कार्सली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन शी वेंट आउट। ठीक है, बेयरली, barely had she touched the grains. ना, barely had he thrown the ball in the pond, when a beautiful fairy came out। तो ये वो जियान वाला एपिसोड याद आ गया मुझे। इन्वर्जन में when क्यों लगा है? क्योंकि रूल है बेटा, रूल है, जो रूल है वो रूल है, उसको मैं भी चेंज नहीं कर सकती। जैसे सो और दैट, ये जो बच्चा पूछ रहा था कि मैम सो दैट कहाँ लगेगा, तो बेटा सो और सो दैट जो है इन्हें यूज किया जाता है कॉज बताने के लिए या पर्पस बताने के लिए। सो दैट को आप नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते, याद रखना। जैसे ही इज इल सो ही वांट्स टू टेक रेस्ट। ठीक है, ही इज सो इल, वो इतना बीमार है कि उसको रेस्ट चाहिए। ठीक है, ही इज इल सो दैट ही वांट्स टू टेक रेस्ट, तो ये तो, और ही इज इल सो दैट ही वांट्स टू टेक रेस्ट, वो बीमार है इसीलिए वो रेस्ट लेना चाहता है। ठीक है, अब ओके, अब देखो, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो देयर, भाई वो ही इज इल सो दैट नहीं, ही इज इल सो दैट ही कैन नॉट गो देयर। अब ये सो दैट जो है बेटा ये पर्पस बताता है, यहां पर भी ये पर्पस बता रहा है और ये गलत बता रहा है। ठीक है, ही इज इल सो दैट ही वांट्स टू टेक अ रेस्ट, गलत सेंटेंस है। ठीक है, ही इज इल सो दैट ही कैन नॉट गो देयर, गलत सेंटेंस है। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो देयर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना बीमार है कि वो वहां नहीं जा सकता। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो देयर, कि वो इतना बीमार है कि वो वहां नहीं जा सकता। सो दैट साथ में लगाओ जब आप रीजन दे रहे हो, अदरवाइज उनको अलग अलग करके तोड़ दो। स्कार्सली का मतलब होता है कभी कभी, अभी बस करके ऐसे कर लो, अभी बस हुआ ही था, अभी बस ऐसा। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? बेटा वोकैबुलरी के लिए वैसे तो क्लास रेफर कर लो, बहुत है, और अगर स्पेशली कोई बुक रेफर करना चाहते हो तो देयर इज अ बुक कॉल्ड, यार एक 11 घंटे की वीडियो सजेस्ट करी थी मैंने, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी करके शायद उसका नाम है, वेट मैं बताती हूँ क्या नाम है उसका। ये वाला केस देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो विद पोल, मैं इतने में तुम लोगों की बुक का नाम बताती हूँ जो तुम वोकैब के लिए फोकस कर सकते हो। वो किताब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी है वो, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। तो तुम दो किताबें यूज कर सकते हो, एक है बेटा वर्ड पावर मेड इजी, इसकी तुम्हें पीडीएफ्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, वरना वाईटी पर लेक्चर्स भी हैं इस पे। ठीक है, अदरवाइज तुम फॉलो कर सकते हो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी। ये मतलब आप लोगों को इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये किताबें जो हैं ये आपके लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगी इंटरनेट पर इजीली। हाँ, वर्ड पावर मेड इजी, हाँ वर्ड पावर मेड इजी है, और एक दूसरी है आप लोगों की ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, दोनों अच्छी किताबें हैं। हाँ, नॉर्मन ल्यूइस वाली, नॉर्मन ल्यूइस वाली, यस यस। अब देखो, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, अब दैन, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड दैन द ट्रेन लेफ्ट। अब स्कार्सली के साथ दैन नहीं यूज होता, इसके साथ यूज होता है व्हेन। तो हमारी गलती जो है बेटा वो ऑप्शन नंबर बी में है ना। हाँ, इन्वर्जन मतलब इंटेरोगेटिव टाइप, यस, फॉर्मेट उसका वही हो जाता है। तो वी हैव हेमसागर, फातिमा एंड विष्णु, गुड। सो ऑप्शन नंबर 2 में गलती थी। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस।
ये वाला सेंटेंस देखो, Scarcely did I reach the airport nervous and tense, than the plane took off, leaving me stranded in an alien place. यहाँ पर alien का मतलब unknown से है. वो कैब वाला लेक्चर बेटा वाईटी पर हो गया है. अभी मैं बताती हूँ, वाईटी पर ना मैंने एक सीरीज को स्टार्ट किया है, आप लोग भी देख सकते हो. वाईटी पे बेटा सीयूईटी वाला जो चैनल है ना, उसके ऊपर मैंने अभी एक रिसेंटली एक नई चीज स्टार्ट करी है. उसमें 26 डेज की वो सीरीज है पूरी आप लोगों के लिए. ठीक है, 26 दिन के अंदर ईच डे, जैसे हमने कल अल्फाबेट लिया था ए, तो ए पे हम लोगों ने कल उसमें 10 वर्ड्स सीखे थे. फिर आज गया है अल्फाबेट बी, तो उसके अंदर बी के उसके ऊपर आपको 10 वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल वाले इंग्लिश की वोकैबुलरी वाले जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो हैं. अब कल आएगा बेटा आप लोगों के पास सी के 10 वर्ड्स. तो इस तरीके से अगले 26 दिनों तक जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं, करते 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 जेड तक मैं आप लोगों को 10 वर्ड्स देती जाऊंगी. और अभी थोड़े ही दिनों के अंदर मैं अभी एक और नई चीज जो है वो भी स्टार्ट करूंगी. तो अगर आप लोगों को वोकैबुलरी अपार्ट फ्रॉम एनी बुक, अगर आप कोई बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं अपने आईजी पर, अपने इंस्टाग्राम पर भी एक डिफरेंट चीज कर रही हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो. उस पर भी सेकंड वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज डालूंगी. और उसके अलावा सीयूईटी वाला चैनल के ऊपर तो हर दिन शॉर्ट आ रहा है, उसके अंदर हर शॉर्ट में 10 वर्ड्स हैं. तो आप वहां से भी जो है अपने वोकैबुलरी को अच्छा कर सकते हैं. वहां से भी 10 वर्ड जो लिख रही हूँ वो लिख सकते हैं. क्लास में जो कराऊंगी वो तो अलग होगा ही होगा. ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें मैं कर रही हूँ, कोशिश कि तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारी जो ग्रामर है उसको मैं और अच्छे से करा दूं. ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्कार्सली डिड आई, बिल्कुल ठीक है, बट देन अगेन यहाँ पर मुझे दैन दे दिया. अब स्कार्सली के साथ दैन का कॉम्बिनेशन नहीं जाता, वेन का जाता है. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, है ना, क्योंकि देखो ये वाला 2 है, तो 2 के साथ जाएंगे. देखते हैं कितने परसेंट बचे, 89. गुड. सो वी हैव रेयान, सारांश एंड वंदना. बहुत बढ़िया. अगला सेंटेंस देखते हैं. ये वाला देखो, अगला सेंटेंस देखो. No sooner had the hockey match started when it began to rain. उम्मीद यही है, वो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस अलग से होगा बेटा जनरली, लेकिन आपके सीयूईटी में टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पे सवाल नहीं आते. वो कैब वीडियो व्हेन, वन वाज यस्टरडे, अनदर वन इज गोइंग टू बी टुडे. मेरे को लग रहा है डल गई होगी अब तक, तो वेट लेट मी चेक. और अगर नहीं डली होगी तो डल जाएगी 6 बजे तक. अभी एक वीडियो तो ये डल गई है, देख लो. दिस इज द फर्स्ट वन. अल्फाबेट ए से 10 वर्ड्स थे उसमें. आज बी डलेगा, कल सी डलेगा. वेन के बाद भी तो नहीं, पहले हार्डली, स्कार्सली, उनके बाद. वेन बिगैन इट टू रेन तो नहीं कर सकते ना, वेन इट बिगैन टू रेन. तो नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, ठीक है. वेन नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा देन. ठीक है, तो आपको बस जो मैंने रूल लिखा हुआ है उसमें मैंने ये लिखा है कि इसके बाद इन्वर्जन होना चाहिए. कहाँ गया वो रूल? ये जो इन्वर्जन लिखा है ना, टू बी फॉलोड इन दीज केसेस, इसका मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में ये इन्वर्जन फॉलो करना है. कहाँ गया भाई वो सेंटेंस? इस पे थे, इस पे थे, है ना. तो गलती थी 2 में, है ना, यहीं पे थे ना, गलती थी 2 में. तो वील गो विद ऑप्शन नंबर बी. 83% बच्चे, रियान, वंदना एंड तनवीर. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर आकर बेटा मेरी साइड से तुम लोगों का जो कंजंक्शंस का टॉपिक था वो भी खत्म हो जाता है. मैम वेन के बाद भी तो इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए. नहीं बच्चे इरफान, वही मैंने बताया, नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले में होता है. ठीक है, क्लियर. अब एक बार ही मुझे सब बच्चे बता दीजिए, क्या किसी को कोई भी डाउट है? मैं एक बार डाउट देख लेती हूँ आपके, उसके बाद आई विल बी एंडिंग द क्लास. जो डाउट्स यहाँ रह जाएंगे, नो वरीज, मैं अभी आप लोगों की कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालूंगी, जिसको जो भी डाउट है वहां पूछ लेना. पर्सनली मैं रात तक रिप्लाई कर दूंगी, बिकॉज अभी तुम्हारी क्लास के बाद आई हैव एन अदर क्लास एट 5, देन आई हैव एन अदर क्लास एट 7, और उसके बाद आई रीच होम अराउंड 11 टुडे बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल.
थोड़ा दूर तक आज, तो इसीलिए मैं आज रात को या कल सुबह आपका रिप्लाई जो है फॉर श्योर कर दूंगी। बेटा सिद्धांत, इट इज माय नेम एंड उसके आगे PW। ठीक है मैम, नो सूनर वाला रूल एक बार फिर से समझा दो। देखो बेटा, नो सूनर वाले रूल का जो कॉम्बिनेशन है वो दैन के साथ होता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि जहां पर भी आप नो सूनर लिख रहे हो उसके बाद आपको इन्वर्जन फॉलो करना है, यानी आपके सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर आपने ये वाला रूल फॉलो नहीं किया तो उस केस के अंदर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो सूनर का मतलब होता है कि अभी जस्ट ये हुआ ही था कि ऐसा हो गया। ठीक है, इन्वर्जन कॉन्सेप्ट, बेटा इन्वर्जन का सिंपल मतलब इनवर्स कर देना। अब इनवर्स करने का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में उल्टा कर देना, यानी इधर का उधर और उधर का इधर। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, बस यही फर्क है। इन्वर्जन कैसे यूज करते हैं बेटा, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। अभी इनमें लर्न करके चलो कि यहाँ पर इन्वर्जन लगता है। देन जो लगता है बच्चों वो जनरली कंपैरिजन के लिए लगता है। ठीक है, अब जो बच्चे पूछ रहे हैं देन क्या होता है, तो बेटा देन का मतलब होता है तब। नॉट और नॉट वेदर के पहले भी लग सकता है, इससे पहले और भी रूल्स करे हैं उनमें भी हाँ लग सकता है, तभी तो कैन नॉट वाला केस हुआ ना बेटा, तभी तो कैन नॉट वाला केस हुआ। नाइदर और नॉर रूल इज नॉट क्लियर। बेटा नाइदर नॉर का रूल सिंपल है कि ना तो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं और ना फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड है, सिंपल। ये दोनों में से कोई भी नहीं। मैम ये हो सकता है CUET के पेपर में एक शिफ्ट है, जैसे 9 से 12 उसमें 3 सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है ऐसा, यही होता है। इन और व्हाट विल में वी राइट कमिंग इंस्टेड ऑफ कमिंग है, इन और व्हाट विल। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बेटा आयुष। नॉट तो 3 प्लेसेस पर आता है ना, कहाँ पे, इधर तो है ही नहीं नॉट। तो भी लग सकता है, हाँ लग सकता है, ऑल दो की जगह दो भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि ऑल दो और दो बात तो एक ही होती है। अब तुम्हारे वोकैबुलरी वर्ड्स ले जाते हैं बेटा। अच्छा तुम्हारी लास्ट क्लास की वोकैबुलरी को सॉल्व कराना था ना मुझे, मैं तुम्हें लास्ट क्लास की वोकैबुलरी के मीनिंग्स दे देती हूँ और फिर आज की वोकैबुलरी देके तुम्हारी क्लास खत्म करते हैं। पहला वर्ड तो तुम लोग आज बताकर जाओगे कैप्रिशियस, ठीक है। दूसरा वर्ड तो मुझे बता के जाओगे डिफ्रे। नंबर 3 हो जाएगा बेटा बीफडल। नंबर 4 पे आपके पास आ जाएगा सेगेशियस और 5 पे आ जाएगा पार्सिमोनियस। ठीक है, और लास्ट क्लास का मैं देख लेती हूँ क्या वर्ड्स थे हमारे। ये है टुडे, अब पिछली क्लास के वर्ड्स थे बेटा आर्काइक, जिसका मतलब होता है ओल्ड और एंशियंट, ठीक है। दूसरा वर्ड था पैसिफिज्म, इट इज रिलेटेड टू पीस, ठीक है। नंबर 3 पे वी हैव फ्रूगल, द वन हु स्पेंड्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे कम लगाता है। नोमैड, द वन हु रोम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो घूमता रहता है, कोई स्टेबल घर नहीं होता उसका। और एल्ट्रुइस्टिक, फीलिंग ऑफ डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड, जिसमें आप दुनिया के लिए दुनिया का भला करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर? तो ये थे तुम्हारे पिछली क्लास के 5 वर्ड्स। अगर तुमने नहीं लिखे हुए थे मीनिंग्स तो आज लिख लेना, ठीक है। आर्काइक, पैसिफिज्म, फ्रूगल, नोमैड और अल्ट्रुइस्टिक। अब फ्रूगल वर्ड के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो जिसे हम कहते हैं माइजर। इसका मतलब अगर मैं आपको हिंदी भाषा में बताऊं तो बेटा कंजूस व्यक्ति को फ्रूगल या माइजर कहते हैं, ठीक है।
अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं बेटा मेरे से डाउट्स पूछने के। डाउट पोर्टल पर तो तुम लोग पूछोगे ही, ऑब्वियस सी बात है, बट अपार्ट फ्रॉम द डाउट पोर्टल उसके अलावा अगर आप पर्सनली भी डाउट पूछना चाहते हैं मुझसे तो मैं अभी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालूंगी, उसके नीचे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। एंड सेकेंडली अगर आप चाहो तो मुझसे पर्सनली भी IG पर भी मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। एक बार अपना लीडर बोर्ड देख लो बेटा, इन वर्जन में बता रही हूँ ना, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब की जगह को उल्टा कर देते हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा लीडर बोर्ड जो कि कुछ ऐसा दिखता है, दिख जा भाई। सो वी हैव नंबर 1 पे तनिष्क भारती, नंबर 2 पे खुशी एंड 3 पे वी हैव दीपाली, वेरी गुड। 4 पे धर्मेंद्र, 5 पे मुस्कान, 6 पे संस्कृति, 7 पे शिवानी, 8 पे हिमांशु, 9 पे निधिया, 10 पे समीक्षा। ऑल्सो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। अगली क्लास जब भी होगी, मुझे डेट अभी नहीं कंफर्म है, अभी जैसे टीम मेरे को बताएगी मैं आप लोगों के पास भी आई जाएगा। नेक्स्ट वीक में जब भी मेरी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली आइदर वेंसडे होगी या थर्सडे होगी, आई डोंट हैव एनी कंफर्मेशन अभी किस दिन पर है। जिस दिन पर भी बेटा हमारी क्लास होगी मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इडियम्स और फ्रेजेस करवाने वाली हूं। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी क्वेश्चन बेस्ड क्लास, वोकैबुलरी की अलग से क्लास होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका मिलूंगी आप बच्चों को आप लोगों की अगली क्लास में। थैंक यू सो